एस्केप स्पीड क्या होता है? अर्थ की सरफेस से हमने एक बॉल को ऐसे उछाला, बॉल ऊपर जाती है, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी, फिर और जोर से उछाला, ज्यादा एनर्जी दी और ऊपर तक गई, फिर वापस आ गई। ऐसे हमने और ज्यादा ऊपर उछाला और ऊपर तक गई, ऊपर जाकर रुकी। रुकने के बाद अर्थ ने वहां पर फोर्स लगाया। कैसे फोर्स लगा दिया? फील्ड से फोर्स लगाया। ये अर्थ है, यहां से हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया, यहां तक बॉल गई, यहां जाकर रुकी, अर्थ ने अपना ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगाया और ये वापस नीचे आ गई। फिर हमने और इसको ज्यादा वेलोसिटी दी, ज्यादा वेलोसिटी देके इसको फेंका। ज्यादा वेलोसिटी देने से इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, ये ऊपर गई, काम करते गई, mgh ऐसा काम करते करते जब तक हमारी दी हुई एनर्जी पूरी नहीं हो गई, पूरी कंज्यूम नहीं हो गई, तब तक ये ऊपर जाती गई और यहां तक पहुंची। यहां पहुंच के ये जो हमने एनर्जी दी थी ये पूरी कंज्यूम हो गई, वो वहां जाके खड़ी हो गई। जब ये यहां जाके स्टॉप हो गई, खड़ी हो गई, उस समय अर्थ ने फिर अपना फील्ड, इसका जो इफेक्ट है वो यहां तक भी पहुंचता है, इतनी दूर तक इसका इफेक्ट पहुंचा। जब हम हाइट पर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, कम होते चले जाती है। तो यहाँ 9.8 है, तो यहाँ से 8 हो गई, यहाँ 7 हो गई, यहाँ 6 हो गई, यहाँ 3 हो गई, पर 3 तो है। उस 3 के कारण इस पर नीचे फोर्स लगा, कितना? mg, भले g की वैल्यू 3 हो गई, वो जो थोड़ा सा फोर्स लगा वो इसको खींच के नीचे ले आया, फिर से नीचे आके गिर गई। अब हमने इसको और ज्यादा एनर्जी देके नीचे से थ्रो किया, अब ये यहां चली गई और यहां g की वैल्यू हो गई 0। g की वैल्यू कहां 0 हो जाती है? इंफिनिटी में। तो जस्ट पहुंचते 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 जब इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई तो ये यहां जाकर रुक गई, लेकिन वहां g की वैल्यू क्या हो गई? 0। इतना दूर निकल गई कि वहां g की वैल्यू 0 हो गई। अगर g की वैल्यू 0 हो गई, अर्थ का फील्ड खत्म हो गया, अब अर्थ इस पर फोर्स नहीं लगा सकती, क्योंकि mg की वैल्यू क्या हो गई है? 0। अब अर्थ इस पर फोर्स नहीं लगाती, अगर फोर्स नहीं लगाती तो ये वापस नहीं आता। अब अगर ये अर्थ पे वापस नहीं आता तो हम ये बोलते हैं इट हैज एस्केप्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। इसने क्या कर लिया? उसको एस्केप कर लिया। तो ये एस्केप इसने कैसे किया? तो हमारा आंसर है, हमने इसको बहुत वेलोसिटी दी थी, इसलिए किया। कम वेलोसिटी देते तो वापस आ जाता, तो हमने इतनी ज्यादा इसको वेलोसिटी दी कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर गया। तो जो वेलोसिटी हमने दी उस वेलोसिटी को हमसे पूछे, हमने कहा कि भैया इसको हमने वेलोसिटी दी थी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा, तब ये जाके यहां से बाहर निकल पाया। तो वो जो 11 किलोमीटर पर सेकेंड है उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी व्हेन यू आर ऑन द अर्थ। क्योंकि नीचे खींचने वाला कौन था? हमारा विरोध करने वाला, हमारा अपोज करने वाली अर्थ थी, हमारी एनर्जी की। तो जब हम अर्थ पर हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ी? 11, 12 जो भी है। अगर हमको उतनी वेलोसिटी देते हैं और ये पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाता है? जहां g की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है, इंफिनिटी पे पहुंच गया, तो फिर ये वापस नहीं आएगा। तो ये 11 उसकी एस्केप वेलोसिटी हो गई। अगर हम उसको वेलोसिटी देते 10.9, थोड़ी सी कम, तो जहां ये पहुंचता वो हो सकता है g 0 नहीं होता, g होता 0.1, थोड़ा सा बच गया, तो उस पर फोर्स लग गया, m इंटू 0.1। ये फोर्स लगा और उस फोर्स से वो फिर नीचे नीचे आना शुरू हुआ। जब नीचे आएगा जी बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा और एक्सेलरेट हो जाएगा, पर वापस आ जाएगा। तो कम से कम हमको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ी उसको? मान लीजिए 11.2, 11.1 दिया, वापस आ गए, 11.2 दिया, वापस नहीं आया, 12 दिया, वापस नहीं आया, 13 दिया, वापस नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो 11.2, 12 और 13
तीनों वेलोसिटी में वो वापस नहीं आया, तो एस्केप वेलोसिटी किसको कहेंगे? हमने कहा कि वो जो कम से कम वेलोसिटी है जिसको देने से वो एस्केप कर जाएगा, उसी वेलोसिटी को हम सिर्फ क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। बाकी एस्केप वेलोसिटी से एक्सेस वेलोसिटी है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर अर्थ के बाहर पहुंचाना है तो हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और अभी आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 11.2 किलोमीटर होती है। तो इस तरह से हमने एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट बनाया दिमाग में कि एक ऐसी वेलोसिटी जरूर होती होगी जिससे हम फेंकेंगे तो बॉल वापस नहीं आएगी, कम से कम, राइट? तो इसके बेसिस पर एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन नोट करिए। This is minimum velocity with which an object is thrown up against gravitation. It is the minimum speed with which an object is thrown against gravitational field, so that it does not return back. ठीक है? रिटर्न बैक के लिए वापस मत आए। हमारे पास स्पीड 11 भी थी, 12 भी थी, 13 भी थी, हमको उसमें से कौन सी चुननी है? मिनिमम। ठीक है, इसलिए हमने डेफिनेशन में डाल दिया कम से कम। ठीक है, तो ये है एस्केप वेलोसिटी। अब हम लेते हैं कि इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए हमको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आना चाहिए। अगर वो पॉइंट समझ में आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान है। वो इस तरह से है, हम उल्टा चलते हैं। हमको यहां से बॉल को क्या देना है? आंसर है काइनेटिक एनर्जी देनी है, राइट? कितनी काइनेटिक एनर्जी दे? ये जैसे एक गाड़ी यहां पर, हमने यहां से जगदलपुर जाना है और अपनी कार में पेट्रोल डलवाना है। कितना पेट्रोल डलवाएंगे? बेस्ट तरीका क्या है? जो आदमी जगदलपुर से आया है उसको पूछ लो कि भैया तुम कितना पेट्रोल डला के आए हो, हम भी उतना डलवाएंगे और जगदलपुर पहुंच जाएंगे। तो हम उस बॉल से पूछते हैं कि अगर इंफिनिटी से अर्थ की सरफेस तक आओगे तो कितनी एनर्जी लगेगी? उसने बताया -50। तो हम क्या करते हैं? उस बॉल में एनर्जी डालते हैं +50 काइनेटिक एनर्जी, भेज देते हैं उसको। कहां तक जाएगी वो? जहां से आई थी, इंफिनिटी से। और इंफिनिटी से अर्थ की सरफेस तक आने में किसी भी बॉडी को जो एनर्जी लगती है उसको हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। ये किसकी डेफिनेशन? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू कम फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? याद करिए। व्हेन ए बॉडी इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द डिस्टेंस r or to any distance, then the total work done is potential energy. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको मालूम है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो बॉडी कहां से लानी पड़ेगी? इंफिनिटी से अर्थ तक लानी पड़ी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? r, ये डिस्टेंस होता है। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -Gm अपॉन r। व्हाट इज दिस r? दिस r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। हम इंफिनिटी डिस्टेंस से ऐसे चला कर लाते हैं, r डिस्टेंस पे रोक देते हैं। तो कितना वर्क हमको करना पड़ता है? Gm अपॉन r। इसकी डेरिवेशन सबने की हुई है, ओके? ठीक है, तो ये हमको वर्क करना पड़ता है। इट इज ए नेगेटिव वर्क। क्यों है नेगेटिव वर्क? क्योंकि फोर्स कौन सा है? रिपल्शन की अट्रैक्शन? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये नेगेटिव वर्क होता है। और ये क्या होती है उस सिस्टम की? पोटेंशियल एनर्जी। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू। व्हेन द बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू इज r। सो हियर इन दिस प्लेस वी विल राइट r। ये वर्क होता है जब एक बॉडी इंफिनिटी से चलकर अर्थ की सरफेस तक आती है। अब अगर हम इसको वापस अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी पहुंचाना चाहें तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा?
सेम वर्क हमको भी करना पड़ेगा, उसका साइन उल्टा हो जाएगा। इसका साइन क्या था? माइनस। हम कैसा वर्क करके देंगे इसको? प्लस। सो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इज प्लस। अब ये डेरिवेशन प्रॉपर करने के लिए वी विल राइट इट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। When a body is brought from infinity to surface of Earth, then work done on it, W from infinity to R is given by Gmm upon R. ये हमने उसका रिजल्ट लिखा जो डेरिवेशन हमने किया हुआ था, वहां से हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है? ओके। Therefore, to send a body to infinity, to send a body to infinity where G is equal to 0, इंफिनिटी पे G is equal to 0 हो जाएगा तो अर्थ उसको वापस नहीं बुला पाएगी। So to send a body to infinity, it must be given kinetic energy of same quantity, energy of same magnitude। ये एनर्जी कैसी रहेगी? पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। सो एनर्जी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव। इसका फॉर्म क्या रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमारा एनर्जी देने का तरीका क्या है? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। किसी बॉडी को हीट करेंगे उसको एनर्जी दे देंगे, किसी बॉडी को वेलोसिटी देंगे तो भी उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसमें हमने कौन सा तरीका चॉइस किया कि उसको हम वेलोसिटी देंगे, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो अर्थ के बाहर चला जाएगा बॉल। तो ये हमने दिया इसको इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये जो हम काइनेटिक एनर्जी देंगे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन टू एस्केप इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी देनी पड़ेगी? Gmm अपॉन R। ये काइनेटिक एनर्जी हम उसको देंगे तो ये दिस प्लस दिस 0 हो जाएगा और 0 एनर्जी कहाँ होती है? इंफिनिटी में। इसलिए इतनी एनर्जी देने से ये बॉडी कहाँ पहुंच जाएगी? इंफिनिटी। ये हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो उसको देने के लिए हमको दो चीजें पता होना चाहिए कि उसका m कितना है और उसका v कितना है। तब हम हाफ mv² से उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसलिए हम इस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? हाफ mv²। इतना वेलोसिटी देंगे तो ये एस्केप हो जाएगी, इसलिए ये वाली वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी। और ये एस्केप वेलोसिटी है इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? v एस्केप। एस्केप का e नीचे लगा दिया, v एस्केप। सो हाफ m v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू Gmm अपॉन R। ये मास कैपिटल M किसका है? अर्थ का। स्मॉल m किसका है? बॉडी का। ये स्मॉल m किसका है? बॉडी का। इसलिए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब आप इस पे VE की वैल्यू निकाल सकते हैं। V एस्केप इज इक्वल टू 2 को उधर भेजिए और रूट कर दीजिए, रूट 2Gme अपॉन R। ये है V एस्केप। V एस्केप इज इक्वल टू रूट 2Gme अपॉन R। ये हमारा एस्केप वेलोसिटी आया। व्हाट इज दिस? मास ऑफ अर्थ। व्हाट इज दिस? रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। ओके, अगर हम इसको स्मॉल g में कन्वर्ट करना चाहें तो वो मेथड आपको बताया हुआ है, Gm की वैल्यू रखनी।
जी एम की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये आप पहले बहुत बार कर चुके हैं। जी एम ई की वैल्यू जी आर स्क्वायर, ये क्या है याद है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी था, तो ये हमने याद रखा है। जब जब हमको जी और एम ई को हटा के जी चाहिए तो इसके बदले में क्या रखेंगे? जी आर स्क्वायर। तो वही टेक्निक यहां भी लगा देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, एक आर इससे कैंसल हो गया तो ये बचा √2 जी इंटू आर। ये क्या आ गई? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी किस प्लैनेट से एस्केप करने के लिए? अर्थ से एस्केप करने के लिए। तो क्या हम इससे मार्स से एस्केप नहीं कर सकते? जुपिटर से एस्केप नहीं कर सकते? तो हम बोलेंगे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? इसलिए कि इसके टर्म्स में मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ आया है। अगर हम जुपिटर पर इसी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो होगा या नहीं होगा हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमें नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसमें मास किसका रखेंगे? जुपिटर का, और रेडियस भी किसका रखेंगे? जुपिटर का। फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे। वो वैल्यू कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है। इसी तरह से मून पर जाएंगे तो मून का मास रखेंगे और मून का रेडियस रखेंगे तो मून की एस्केप वेलोसिटी आएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है? किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होती है और उस प्लैनेट पर डिपेंड करती है। तो प्लैनेट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? प्लैनेट का मास और प्लैनेट का रेडियस, मींस दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट। जैसे कैपिटल जी एक कांस्टेंट होता है, किसी भी प्लैनेट पे जाइए कैपिटल जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन एस्केप वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो ये एक लाइन नोट कर लीजिए, द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस, mass and radius of the planet, mass and radius of the planet. Therefore it is different for different planets. Therefore it is different for different planets. ठीक है? अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला मीन्स ये वाला √2 GR. What is this G? Acceleration due to gravity for Earth. दूसरी जगह जाएंगे वैल्यू अलग मिलेगी। What is this R? क्या आप इन दोनों को जानते हैं वैल्यू? हाँ बोलोगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्मॉल जी की वैल्यू मालूम है? नहीं। ओके चलो कैलकुलेट करो, √2 GR की वैल्यू कैलकुलेट करिए। इसका आंसर नोट करिए, दिस इज फॉर अर्थ 9.86400000 मीटर बनाया। ये पूरा बना के हमने किया तो इसकी V की वैल्यू आती है 11,200 मीटर पर सेकेंड। This is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी बॉडी को अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करेंगे तो वो इतनी दूर चली जाएगी कि वहां जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर वो वापस नहीं आ पाएगी। So this is the method how we calculate. देखिए थोड़ा इसकी एग्जामिनेशन वैल्यू समझिए। अगर ये वाला काफी कुछ पूछा जाता है डेरिवेशन, अगर ये हमको 2 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जाता है तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है तो हमने क्या किया? यहां से स्टार्ट किया। ये कहां से आया? तो ये आपके पिछले पन्ने से आया जहां पर आपने कैलकुलेट किया था, तो वहां से स्टार्ट करो। मैंने बॉडी इज बॉट फ्रॉम इंफिनिटी,
उसमें आप देखेंगे आपने लिखा है gmx² dx अपॉन r², उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में ये वाला हमारा टर्म आया। तो वहां उसके शुरू से शुरू करना है। अगर कितने मार्क्स का है 3 और 4 तो उतना लंबा होगा, ठीक है। और अगर 2 मार्क्स का है तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट करिए, यहां खत्म करिए, ठीक है। सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक ले, एस्केप स्पीड से रिलेटेड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पहले कॉम्पिटिटिव में आया था और अभी भी ये टेस्ट करने के लिए कि आपने प्रॉपर स्टडी की है या नहीं की है, उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। मून इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अर्थ। ऐसा माना जाता है कि अर्थ से कुछ टुकड़े अलग होकर उसके चारों तरफ घूमने शुरू कर दिए एंड दैट हैज बिकम मून। अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर गैसेस हैं, पर मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, गैसेस नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमने सोचा उसको नहीं मिली होगी तो हमने यहां से गैसेस ले जाके उसको दे दी, एयर वहां पर दी, पर वो रुकी नहीं है, उड़ गई। क्यों? इसी में आपका आंसर है। तो इसका आंसर याद रखिए, दिस इज बिकॉज ऑफ एस्केप स्पीड, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ एस्केप स्पीड। अभी हम लोग क्लास 11th में थोड़े दिन बाद जब हीट का चैप्टर पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी का चैप्टर पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी टेम्परेचर T पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उस गैस के पार्टिकल्स में एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि उसको थर्मल एनर्जी से मिलती है, हीट से मिलती है। उस थर्मल एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी बनती है, उसके कारण वो पार्टिकल हमेशा जिगजैग मोशन में चलते रहते, उड़ते रहते, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। और ये किसके कारण है? थर्मल वेलोसिटी के कारण। और इसकी जो उसमें कैलकुलेशन आएगी दैट वी विल स्टडी, दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। ओके, उस समय आएगा कि क्या होता है वगैरह जो भी है। दिस T इज टेम्परेचर, ये उसके पास एनर्जी होती है और ये जो एनर्जी होती है इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दिस एनर्जी कम्स टू बी नियरली, मुझे याद नहीं है बट लेट अस से दिस इज इक्वल टू, ये जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.8 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं, चलते हैं। अब अर्थ पर ये एक पार्टिकल है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये इस वेलोसिटी से गया। क्या ये ऐसा जाते 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 अगर किसी से नहीं टकराया, किसी से नहीं टकराया तो क्या ये अर्थ के बाहर चला जाएगा स्पेस में? तो आंसर है कि ये इसमें डिपेंड करता है कि इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है कि कम। बताइए इसकी स्पीड कैसी है? लेस देन दी एस्केप स्पीड। तो क्या होगा जब अगर ये ऊपर जाता भी है एक बॉल की तरह, तो जाते जाते इसकी एनर्जी खत्म हो जाने वाली है और फिर ये वापस आ जाएगा, क्योंकि जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 11। कितनी स्पीड चाहिए? 11.2 और इसकी सिर्फ कितनी है? 2.8। तो कोई भी एटमॉस्फेयर का पार्टिकल, गैस का पार्टिकल, गैस अर्थ की सरफेस को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी स्पीड 11.2 से ज्यादा नहीं होती। ये समझ आ गया? मून पर हमने एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड को कैलकुलेट किया। मून का मास रखा, मून का रेडियस रखा, उसको कैलकुलेट किया एंड एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, दिस कम्स टू बी 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। शुरू में जब मून बना उस पर भी हवा बनी, नाइट्रोजन बना, ऑक्सीजन बना, टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर के कारण उसके पास भी वेलोसिटी थी। कितनी? 2.8। अगर 2.8 की स्पीड से वहां से एक पार्टिकल ऐसा चला, वापस आएगा कि नहीं? वापस नहीं आएगा, क्योंकि मून के लिए एस्केप स्पीड कितनी है? 2.3 का क्या मतलब है? 2.3 से ऊपर वेलोसिटी होने से वो ऑब्जेक्ट उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो अगर उसके पास
एटमॉस्फेयर रहा होगा, अगर उसके पास एटमॉस्फेयर रहा होगा और उसके पार्टिकल की स्पीड जब जब 2.3 से ज्यादा हुई होगी, वो वाला पार्टिकल फिर वापस नहीं आया। तो ये पार्टिकल निकल गए और मून अब खाली हो गई, इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो किसी प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर होना या नहीं होना ये उसकी एस्केप स्पीड पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो बड़े प्लेनेट होते हैं उनका मास ज्यादा होता है, इसलिए उनकी एस्केप स्पीड भी ज्यादा होती है, उसके पास एटमॉस्फेयर हो सकता है। लेकिन अगर किसी की एस्केप स्पीड बहुत कम है तो उसके पास ज्यादा नहीं होगा। वहां से रॉकेट का निकलना बहुत आसान है। अर्थ से जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो हमको स्पीड कितनी देनी पड़ती, कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मून से निकालना है वापस तो कितनी देनी पड़ेगी, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। इसी तरह से अभी जो आप इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें ये आएगा, मार्स का मास इतना है, मार्स का रेडियस इतना है, वहां से जो रॉकेट उड़ेगा उसको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी। इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं जो आपने बनाया हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ मून। एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट के पास दो तरह की एनर्जी होती है। दो तरह की एनर्जी क्यों होती है, कैसे होती है? मैकेनिकल एनर्जी के दोनों हिस्से यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सैटेलाइट के पास होते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कब बनती है, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट करते हैं। एक बॉडी है, उसको अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगा के खींच रही है और हमने ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर दिया h हाइट तक, तो हमने कितना वर्क किया, mg इंटू h, और यहां जाकर इसको रोक दिया तो इसके पास कितनी एनर्जी हो गई, mgh। ये आप कैलकुलेट करते हैं। mgh में क्या दो चीजें हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब किसी फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो किसी भी सिस्टम के पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। सैटेलाइट को अर्थ की तरफ गिरना चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन सैटेलाइट अर्थ से इतना दूर होता है, सैटेलाइट का अर्थ से डिस्प्लेसमेंट हो चुका है एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज स्टिल वर्किंग ऑन इट। So there is a force, there is a displacement. Therefore, it has potential energy. तो सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरी चीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वेलोसिटी है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। अब ये वाली कंडीशन जो है, दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय द सैटेलाइट। सैटेलाइट हैज ए मास, सैटेलाइट हैज ए वेलोसिटी, therefore satellite has a kinetic energy. ठीक है? So now it is decided that satellite has a potential energy as well as satellite has a kinetic energy. अब इन दोनों की हम कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनीथिंग इज हाफ mv²। ठीक है? ये v कौन सा है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल v का फॉर्मूला बताइए, v² का। v² का फॉर्मूला देख के बताइए कितना होता है। डू यू रिमेंबर? G/r। ये r क्या है, r प्लस h। तो हम चाहे इसको r प्लस h लिखे, चाहे स्मॉल r लिखे, मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये किसका नोटेशन है, v नॉट के, v ऑर्बिटल के स्क्वायर का। सिर्फ v ऑर्बिटल क्या था, इसका रूट, तो स्क्वायर किया तो रूट हट गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कितनी होती है, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम होती है माइनस g
m upon the distance between two. Distance between the two centers. Distance between two centers कितना है? R plus H. ये किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी. So this is potential energy, this is kinetic energy, और दोनों को हमने ऐड कर दिया. So this minus Gmm upon R plus H. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज Gmm अपॉन R प्लस H. इस टाइम को हम यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं. और अब आप देखिए ये चीज कॉमन है. इसके सामने है -1, इसके सामने है +½ तो ये कितना आ जाएगा? कौन बड़ा है? -½ Gmm अपॉन R प्लस H. ये क्या आ गई? टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें, फॉर ए सैटेलाइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी, दिस प्लस ½ Gmm अपॉन R plus H. Potential energy, this is equal to potential energy minus ½ Gmm upon R plus H. Total energy, total energy is equal to, ये हमारा टोटल एनर्जी आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू -½ पोटेंशियल एनर्जी इज दिस. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -½ Gmm अपॉन R प्लस H. ये तीनों एनर्जी आपको याद रखनी है. इसमें कंफ्यूजन होता है, तो एक चीज आप याद रखिए, इट्स वेरी इजी. हर एक में टर्म तो एक ही है, Gmm अपॉन R प्लस H. इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. तो आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी. कितनी? ½ पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको याद है, -Gmm अपॉन R प्लस H. तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? इन दोनों को ऐड किया, -½ यहां हमने ऐड किया है, इसको और इसको -½. दिस इज टोटल एनर्जी. तो आपको ½ प्लस ½ -½ और -1, ये तीन चीज याद रखना है कि कौन सा किसके साथ है. ठीक है, ये जस्ट रिमेंबर दिस एंड यू विल रिमेंबर द एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट. ठीक है, तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू K टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी. तो K की वैल्यू बताइए कितना होगा? ये है टोटल एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी. तो K की वैल्यू क्या लगाएं? ½ टोटल एनर्जी, ये दोनों माइनस है, तो ये क्या है? ½ So total energy is half of potential energy, right? तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम मिला के क्या होता है? टोटल एनर्जी. पर टोटल एनर्जी खुद पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होती है? ½ ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि माइनस प्लस का उसमें प्रॉब्लम. ओके, तो ये आपको इसको याद रखना है. दिस इज अबाउट एनर्जी ऑफ ए, हाँ जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. A satellite which appears stationary with respect to any location on the earth. That is known as geostationary satellite. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ अर्थ पर एक लोकेशन है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं अपने बाईं तरफ
65 डिग्री पर एक सैटेलाइट को देख रहा हूं। 1 घंटे बाद फिर मैंने जाके उस सैटेलाइट को देखा, अभी भी वो मेरे लेफ्ट साइड में 65 डिग्री पर है। फिर 2 घंटे बाद देखा वहीं है, 3 घंटे बाद देखा वहीं है, 24 घंटे देखता रहा वहीं पर है। तो मैं क्या करूंगा? दैट सैटेलाइट इज स्टेशनरी। ठीक है, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन्स ज्योग्राफिकल, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और स्टेशनरी स्टिल एट ए प्लेस, सो दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या एक्चुअली स्टेशनरी होता है? आंसर है नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अगर वो स्टेशनरी दिखता है पर मैं तो अर्थ की सरफेस के साथ घूम रहा हूं। अगर मैं अर्थ की सरफेस के साथ घूम रहा हूं तो मुझे कोई स्टेशनरी चीज कैसे स्टेशनरी दिख सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसी क्या चीज होती है, ऐसी क्या शर्त होती है कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेरे को हमेशा स्टेशनरी दिखे? इसके लिए 2 शर्तें होती। सो देयर आर 2 कंडीशंस फॉर दिस। There are 2 necessary conditions. नंबर 1, ओके, इसको इस तरह से समझिए, ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ अगर ऐसे घूमती है, ये एक्सिस है और इस एक्सिस पर अर्थ इस तरह से घूमती है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पर जो लाइन खींची है वो कौन सी है? इक्वेटर। इक्वेटर लाइन ऐसा सेंटर पे जाती है। अगर हमने एक आदमी को इक्वेटर पे खड़ा किया और ठीक उसके ऊपर एक सैटेलाइट को रखा और उस सैटेलाइट को चारों तरफ अर्थ पे घुमा दिया, तो हमारा वो डायग्राम किस तरह से बनेगा? दैट डायग्राम विल बी अर्थ इज हियर, ये यहां से घूम रही है, ये अर्थ का सरकमफ्रेंस जो घूम रहा है, ये इसकी एक्सिस है ऐसी, और अर्थ ऐसे घूम रही है, और ठीक इसके ऊपर यहां पर हमने एक सैटेलाइट रखा है, ये सैटेलाइट भी ऐसे घूमता है। इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमने सेट किया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है। उस टाइम पीरियड में एक टर्म आती है h, h इज हाइट। तो टाइम पीरियड h पर डिपेंड करता है। उस h को ज्यादा करते जाते हैं, टाइम ज्यादा होते जाता है। तो उस हाइट को हमने ज्यादा करते 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 इतना कर दिया कि ये टाइम पीरियड हो गया एग्जैक्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स। तो वो सैटेलाइट अब 24 आवर्स टाइम लेता है। दिन के 12 बजे वो यहाँ पर है, रात के 12 बजे यहाँ पर होगा, ये शाम को 6 बजे और ये सुबह 6। एक आदमी जो यहाँ पर खड़ा है दिन के 12 बजे 12 o'clock, वो देखता है सैटेलाइट, उसको कहाँ दिखता है? अपने सिर के ऊपर दिखता है। जब 6 बज जाते हैं तो अर्थ घूम के इस आदमी को यहाँ ले आती है। सैटेलाइट भी यहाँ पर आ गया। फिर ये आदमी अपने सिर के ऊपर देखता है, सैटेलाइट उसको सिर के ऊपर दिखा। फिर रात के 12 बज गए और अर्थ इसको घुमाकर यहाँ ले आती है, सैटेलाइट यहाँ आ जाता है। फिर ये देखता है, सिर के ऊपर दिखता है, और फिर शाम को 6 बजे ये आदमी यहाँ खड़ा है, अभी भी सैटेलाइट इसको अपने सिर के ऊपर। 24 घंटे उसको एक ही जगह पर सैटेलाइट दिखता है। तो वो क्या समझता है कि ये सैटेलाइट स्टेशनरी, ठीक है। और उस सैटेलाइट से अगर कोई सिग्नल आ रहे हैं, कोई रेज आ रहे हैं, तो वो अपना डिश एंटीना उसकी तरफ लगा देता है और उसमें से रेज आती रहेगी, एक ही डायरेक्शन से उसमें से रेज आती रहेंगी। तो ये वाला सैटेलाइट क्या कहलाता है? यस, दिस इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसकी 2 शर्तें। पहली शर्त, इसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट 24 आवर्स होना चाहिए, जो कि अर्थ का टाइम पीरियड है रोटेशन का 24 आवर्स। तो इसका भी कितना होना चाहिए? 24 आवर्स, ना 1 सेकंड कम ना ज्यादा, ठीक है। दूसरा
जो इंपॉर्टेंट है और जो बहुत कम समझ में आता है, इसको इक्वेटोरियल प्लेन पर होना चाहिए। इक्वेटोरियल प्लेन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहां पर ये एक्सिस है और अर्थ ऐसे घूमती है। अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो इक्वेटोरियल प्लेन कहाँ है? ये इक्वेटर है। ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर एक बड़ा सा पेपर शीट लगाइए। ये पेपर शीट, ये जो पेपर शीट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन समझ में आया? तो ये यहां से सैटेलाइट इसी इक्वेटोरियल प्लेन पर हमको यहां रखना है, यहां नहीं रख सकते। तो यहां पर अगर हमने रखा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, 24 घंटे लगेंगे, वो ठीक है। लेकिन अर्थ कैसे घूमती है? ऐसे। तो जब अर्थ ऐसे घूमेगी तो इधर का आदमी तो इधर जाएगा, लेकिन सैटेलाइट इधर जाएगा। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई तो इस आदमी को ये सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं दिखेगा। इसीलिए क्या जरूरी है कि जो अर्थ का इक्वेटर घूमता है उसी प्लेन में इसको भी घूमना चाहिए, तो एग्जैक्टली इसकी जगह नहीं बदलेगी। कुछ बात आ रही समझ में? अदरवाइज क्या होगा? अर्थ तो घूम रही है ऐसे और सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे। तो क्या हुआ? यहां पर एक आदमी को दिखा, उसके बाद ये आदमी यहां से ऐसे गया पर सैटेलाइट ऐसे गया। आदमी ऐसे गया, सैटेलाइट ऐसे गया। दोनों की डायरेक्शन बिगड़ गई, डायरेक्शन अलग अलग हो गई, तो इस आदमी को अपने सिर पे नहीं दिखेगा। कब सिर पे दिखेगा? यहां आदमी और यहां सैटेलाइट। अब ये अर्थ ऐसे घूम रही है तो आदमी भी ऐसा घूम रहा है और सैटेलाइट भी इसी प्लेन पे घूम। इसीलिए सैटेलाइट का कहां होना जरूरी है? इक्वेटोरियल प्लेन पर होना जरूरी है। पर अगर वो आदमी इक्वेटर पर नहीं है तो क्या उसको वो सैटेलाइट स्टेशनरी दिखेगा? आंसर है यस, तब भी स्टेशनरी दिखेगा। शर्त यह है कि सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन पर होना चाहिए। अब अगर एक अर्थ ऐसे गोल घूम रही है, देखिए इस तरह से गोल घूम रही है, ये इसकी इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर यहां हमने सैटेलाइट सेट किया हुआ है और ये भी ऐसे घूम रहा है। लेकिन हमारा घर यहां नहीं है, हमारा घर यहां। अगर हमारा घर यहां है तो यहां से हमको सैटेलाइट किधर दिखेगा? लेफ्ट साइड में। यहां से ऐसे हमने देखा, लेफ्ट साइड में दिखा एक पर्टिकुलर एंगल पर। अब जब ये अर्थ घूमेगी तो सैटेलाइट भी ऐसा घूमा, ऐसा आ गया। अब भी हमको किधर दिख रहा है? लेफ्ट साइड में, उसी एंगल में। अब ऐसा आया, अब भी हमको कहां दिख रहा है? उसी साइड में, उतने ही एंगल। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल पूरा का पूरा ऐसा घूम रहा है। तो ये सैटेलाइट के लिए शर्त है कि उसको कहां होना चाहिए? इक्वेटोरियल प्लेन में। और हमारा घर अर्थ पे कहीं पर भी हो, हमारे लिए वो स्टेशनरी ही रहेगा, सिर्फ क्या बदल जाएगा? एंगल बदल जाएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ये दो शर्तें होंगी, राइट? तो ये दोनों शर्तों को हम पहले नोट कर लेते हैं। इसको लिख लीजिए। टू नेसेसरी कंडीशन, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड exactly 24 hours. Second, location on equatorial. तो इसका एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यहां अर्थ से हमने एक एंटीना लगाया और उस एंटीना का एक्सिस उसकी तरफ कर दिया, सैटेलाइट की तरफ। उस सैटेलाइट में एक रिसीवर लगा है और एक ट्रांसमीटर लगा है। हम यहां से सिग्नल भेजते हैं और इसके निशाने पे कौन है? वो सैटेलाइट है, उसका रिसीवर है, वो हमारे सिग्नल को रिसीव कर लेता है। अब अर्थ घूम रही है तो हमारी जगह ऐसे बदल जाएगी। जब हमारी जगह ऐसे बदल जाएगी, यहां से हमारा ऐसे चला गया एंटीना, तो अब हमारा सिग्नल उस सैटेलाइट पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आंसर है जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम ऐसा घूमते वैसे ही वो सैटेलाइट भी घूमता है। दोनों का टाइम बिल्कुल बराबर है।
दोनों की एंगुलर स्पीड बिल्कुल इक्वल है। तो जब हम ऐसा गए, सैटेलाइट भी ऐसा गया और इसने उसी पर ही बीम करते रहा, तो 24 घंटे हमारे सिग्नल सैटेलाइट के रिसीवर में रिसीव हो रहे हैं। वो उनको रिसीव करता है, मॉडिफाई करता है, फ्रीक्वेंसी बदलता है और फ्रीक्वेंसी बदल के अपने ट्रांसमीटर से फिर ऐसे नीचे डालता है और उसको हम लोग यहां पर अपना डिश एंटीना लगा के फिर से उसको रिसीव कर लेते हैं। तो एक आदमी उसको सिंगापुर से या कहीं से उसने डिश एंटीना लगाया हुआ है और उससे वो भेजता है, दैट इज नोन एज अपलोडिंग। और हम अपना डिश एंटीना लगा के उसके ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहे हैं उसको हम रिसीवर कर लेते हैं, दैट इज नोन एज डाउनलोडिंग। तो हम सिग्नल को इस तरह से डाउनलोड करते हैं। पर इसमें किस चीज का हाथ है? इसमें इस चीज का हाथ है कि हमने एक बार जो डायरेक्शन सेट की, अगर अर्थ के मोशन के कारण वो डायरेक्शन ऐसी बिगड़ गई तो हम उससे सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या चीज जरूरी है कि सैटेलाइट और हमारा डिश एंटीना की डायरेक्शन दोनों हमेशा स्टेशनरी रहने चाहिए। और ये कब पॉसिबल है? जब वो सैटेलाइट कैसा हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे कम्युनिकेशन के काम में आता है। अब ये कम्युनिकेशन को भले आप इंटरनेट का कम्युनिकेशन कर लो, आप चाहो तो इसको टीवी का कम्युनिकेशन करो या टेलीफोन का कम्युनिकेशन करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो ये है कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम में आते हैं। दूसरे टाइप के हमारे जो हैं सैटेलाइट, दे आर नोन एज पोलर सैटेलाइट्स। ओके, तो पोलर सैटेलाइट कैसे होते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा कि जियो स्टेशनरी के लिए किस प्लेन में घूमना जरूरी है? इक्वेटोरियल प्लेन में घूमना जरूरी है। कि यहाँ अगर ये एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, तो जियो स्टेशनरी इक्वेटर वाले में ही ऐसा घूम सकता है। दूसरी जगह घूमेगा तो हमारा आपस का रिलेशन एंगल अलग अलग होता चला जाएगा। अब एक दूसरे तरह का सैटेलाइट होता है जिसको हम पोल से पोल टू पोल भेजते हैं और वो अर्थ का ऐसा चक्कर लगाते हैं। ये इधर पोल इधर पोल, ये वाला जो सैटेलाइट होता है दिस इज नोन एज पोलर सैटेलाइट। अब यहां पर हमने पोलर सैटेलाइट को सेट किया और वो ऐसे घूम रहा है, लेकिन अर्थ अपना घूमना नहीं छोड़ती। अर्थ ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, पूरा अर्थ ऐसे घूमते जा रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर है। ये अपनी ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, ये अपनी ऑर्बिट नहीं बदलता ऐसे, और इसके अंदर अर्थ ऐसे घूमते रहते हैं। ये होते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट हम अर्थ की सरफेस के काफी नजदीक नियर बाई यूज करते हैं। और नियर बाई जो सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड आपने निकाला है 85 मिनट्स में वो अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो ये 85 नहीं तो 90 मिनट्स, नहीं तो 2 आवर्स, इसमें ये अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो एक दिन में अगर 2 आवर्स में एक राउंड करता है तो एक दिन में कितने चक्कर लगा लेगा? 24 आवर्स में 12 राउंड ये अर्थ के लगा लेता है। इसको हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट। तो ये हमारे क्या काम में आता है? तो आंसर है ये हमारे ज्यादा काम में आता है। ये अर्थ की फोटो खींच सकता है, पूरे अर्थ में क्या हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन इस सैटेलाइट से मिलती है। और आप जो गूगल के फोटोग्राफ्स देखते हैं, गूगल मैप्स देखते हैं, वो यही वाले सैटेलाइट बनाते हैं। क्योंकि इसका डिस्टेंस कम होता है इसलिए ये ज्यादा रिजोल्यूशन से अच्छी फोटो खींच सकते हैं। लेकिन पूरी अर्थ की फोटो ये कैसे खींचेंगे? थोड़ा सा कंपेयर करिए। ये यहां पर अर्थ है, ये ऐसे घूमता है, जियो स्टेशनरी ऐसे घूमता है। जियो स्टेशनरी में अगर हमने कैमरा लगा दिया तो इसने इसकी फोटो खींची, 1 घंटे बाद फिर फोटो खींची, इसके नीचे यही आएगा, फिर 1 घंटे बाद फोटो खींची, फिर यही आएगा। 24 घंटे की हमने फोटो दिखी, एक ही आदमी की फोटो दिखाता है 24 घंटे तक। किस पे लगा कैमरा? जियो स्टेशनरी, राइट। अब हमने पोलर पे लगाया, देखिए पोलर ऐसे घूमता है,
पोलर जब ऐसे घूमेगा तो ये ऐसा गया, इस पट्टी की इसने फोटो ली ऐसे, फिर इधर से ऐसे आया, इस पट्टी की फोटो ली, फिर यहाँ आया। कितना टाइम बीत चुका? 2 आवर्स। 2 आवर्स में अर्थ ऐसे घूम गई, लेकिन इसकी ऑर्बिट वही है। फिर यहां से घूमेगा, फिर से फोटो लेगा, तो ये वाली पट्टी तो इधर चली गई, पहले जिसकी फोटो ली थी, अब ये इस पट्टी की फोटो लेगी। ऐसा लेके आया, जब यहां पहुंचा अर्थ और घूम गई 2 घंटा। फिर से इसने इस तीसरी पट्टी की फोटो ली, फिर चौथी पट्टी की फोटो ली, फिर 5वीं की ली, अर्थ ऐसा घूम रही है और ये ऐसा। तो एक बार इसकी फोटो लेगा, फिर दूसरी बार आएगा इसकी फोटो लेगा, तीसरी बार आएगा इसकी लेगा, चौथी बार आएगा इसकी लेगा, ऐसा उसने 8 बार फोटो ली, पूरी अर्थ की फोटो आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से हर चक्कर की उसकी फोटो आती गई, पूरी अर्थ का फोटोग्राफ हमारे पास आ गया। उससे हमको क्या क्या पता लगा? उससे हमको ये पता लगा कि इस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स कहां कहां पर है। ठीक, 24 घंटे के बाद दूसरा दिन शुरू हुआ, फिर से वही कार्यक्रम शुरू, और फिर से उसने सब फोटोग्राफ लिए। कल सुबह 10 बजे का फोटोग्राफ और आज सुबह के 10 बजे का फोटोग्राफ इंडिया का, इंडिया के ऊपर का, दोनों हमने ऐसे ऊपर नीचे रख लिए। ऊपर में हमको दिख रहा है कि क्लाउड्स केरल में है, नीचे वाले में हमको दिख रहा है कि क्लाउड बेंगलोर में। तीसरे दिन फिर हमने देखा कि क्लाउड और ऊपर जाके हैदराबाद में है। तो मौसम ने भविष्यवाणी कर दी कि मॉनसून बढ़ रहा है, केरल से हैदराबाद तक पहुंच गया है, और अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहेगा तो 4 दिन बाद रायपुर पहुंच जाएगा। ये भविष्यवाणी किसके कारण हुई? सैटेलाइट के कारण। तो सैटेलाइट हमको इस तरह से क्लाइमेट के, एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सैटेलाइट हमको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे वाटर बॉडीज, कहां कहां पर पानी है, कहां बाढ़ आई हुई है, कहां पर साइक्लोन आए हुए हैं, ये सब उसके फोटोग्राफ्स में जितने एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, साइक्लोन की वार्निंग हमको इसी से मिलती है, सैटेलाइट। सो दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा हम इससे दूसरे काम भी बहुत से लेते हैं। ऐसी जगह जहां हम अप्रोच नहीं कर सकते, वहां पर क्या हो रहा है इससे देखा जा सकता है। जैसे कलकत्ता के आगे जाएंगे, सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन के डेल्टा में बहुत दलदल है, ना तो हम उसमें बाय रोड अप्रोच कर सकते हैं और ना किसी दूसरे मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। हम वहां जा ही नहीं सकते दलदल के कारण। तो वहां पर क्या हो रहा है, डेल्टा के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है, ये सब हमको फोटोग्राफ से मिलता जाएगा। इसी तरह से इसको हम लोग जासूसी के लिए यूज करते हैं, इंटेलिजेंस के लिए, और ये बहुत ज्यादा किया जाता है। हर देश के पोलर सैटेलाइट घूम रहे हैं, इंडिया के भी, अमेरिका के भी, सब देशों के घूम रहे हैं, और ये पूरी दुनिया की फोटो लेते हैं। एक दिन ये फोटो लेके आए कि हमारी बॉर्डर पर एक बहुत सारा टैंक्स का कलेक्शन, ठीक है, हर देश टैंक रखता है। अगले दिन फिर फोटो लेके आए, तीसरे दिन फिर फोटो लेके आए, और हम क्या देखे, सब फोटो को कंपेयर किया। एक दिन टैंक यहाँ है, दूसरे दिन यहाँ है, तीसरे दिन यहाँ है, चौथे दिन यहाँ। क्या समझ में आ गया? हाँ, कि सेना किस तरफ जा रही है। इसलिए ये बहुत काम में आते हैं, कहां पर सेना है, किस तरफ जा रही है। अभी जो भी हमारे आसपास की कंट्रीज हैं, हर एक के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कहां कहां है, हमारे पास फोटो है, और हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कहां है, उनके पास फोटो है। और अब आपके पास फोटो है, गूगल मैप खोल के देखिए, हर चीज का फोटो है, ठीक है। ये इस सैटेलाइट का काम। तो इस तरह से इस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन हमको बहुत सारी मिलती है। दूसरा, इस सैटेलाइट से हम नीचे की तरफ रेस छोड़ते हैं, ये रेस जाती है और रिफ्लेक्ट होती है। इस रेस की हम फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, पेनिट्रेशन पावर बदलते हैं, तो ये अर्थ के अंदर तक चली जाती है और वहां से लौटती है। इनको लौटाता कौन? कुछ रेस इतनी पावरफुल है कि उसको मिट्टी नहीं लौटा सकती, एल्यूमिनियम के एटम उसको लौटा सकते, रिफ्लेक्ट कर सकते।
दूसरी रेज ऐसी है कि उसको एल्यूमिनियम भी रिटर्न नहीं कर सकता, पर Fe के एटम, फेरस आयरन के एटम उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम वाली ऐसी चली, हम क्या देखे कि यहां से वापस नहीं आया, यहां से नहीं आया, यहां से वापस आई, यहां से नहीं आई, यहां से नहीं आई, तो हम क्या समझ गए यहां पे किसका डिपॉजिट है? एल्यूमिनियम का। अर्थ पे खबर आ गई यहाँ एल्यूमिनियम का डिपॉजिट है, और वो अपने ड्रिल करके फिर चेक कर ले। इसी तरह से फेरस से जो रिटर्न होती हैं वो हमने वेव्स भेजी, वो वेव्स राजभरा से वापस आती हैं, बाकी जगह से नहीं आती, कोरबा से एल्यूमिनियम की वापस आती है। तो उनको क्या पता लगा, उस जगह पर एल्यूमिनियम है और एक जगह पर फेरस आयरन। इस तरह से हम माइनिंग के लिए भी ये वाले सैटेलाइट को यूज कर सकते हैं फॉर माइनिंग पर्पस। तो देखिए, अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये पता लगाना चाहती है कि हमारा देश इतना बड़ा है, लाखों स्क्वायर किलोमीटर, कितने किलोमीटर में उपज हो रही है, कितने में नहीं हो रही है। बड़ा मुश्किल है पता लगाना, लेकिन फोटोग्राफ से बहुत आसान है। तो ये हमको पता लगा के देखता है कि कितना पोर्शन ग्रीन दिख रहा है, कितना पोर्शन ब्राउन दिख रहा है। ग्रीन मतलब वेजिटेशन, ब्राउन मतलब नो वेजिटेशन। इस तरह से, इसी तरह से हम पता लगाते हैं कि हमारे फॉरेस्ट कितने श्रिंक हो रहे हैं इन फोटोग्राफ्स की वजह से। रोज फोटोग्राफ्स हमारे पास आते हैं और रोज हमको इस तरह से पता लगते जाते हैं। सो दीज पोलर सैटेलाइट्स आर वेरी हेल्पफुल। तो नोट करिए, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट नंबर 1, their orbit is passing over North Pole and South Pole। ठीक है, their orbit is passing over North Pole and South Pole। Number 2, they are quite close to Earth। They are quite close to Earth। Therefore, their time period is very small। Therefore, their time period is very small, approximately 2 hours। Third, so when they turn in their orbit, Earth is also rotating, so they are able to take photograph of complete Earth। They are able to take photograph of complete Earth। Right, उसके बाद एप्लीकेशन, polar satellite give information, polar satellites give information about atmosphere and its changes। Information about atmosphere and its changes, ये है नंबर 1। नंबर 2, information about changes on the surface of Earth। Information about changes on the surface of Earth। Third, changes in the water body and forestation। Changes in water bodies, forestation, greenery and other phenomena। Next point, information about mining। Information about mining, ठीक है, that is geological service, we call it geological survey। Okay, and last, for intelligence,
फॉर इंटेलिजेंस पर्पस। ठीक है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है, दैट इज इंटेलिजेंस पर्पस। सो दीज आर द यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट एंड दे सॉल्व कंप्लीट योर ग्रेविटेशन। अगली चीज हम करते हैं कि अगर हमने इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स करना है तो उसको करने का क्या तरीका है। आंसर है उसकी हाइट इंक्रीज करते जाएंगे। जब हाइट इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। और अब आप मुझे इन दोनों में रिलेशन बताइए, टाइम और हाइट। फॉर्मूला देख के बताइए टाइम और हाइट के बीच क्या रिलेशन होता है। यस, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यस, फॉर्मूला बताइए। अगर ये फॉर्मूला, ये टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला था जिस समय हम पढ़ रहे थे सैटेलाइट, इस टाइम के फॉर्मूले से आप हाइट और टाइम इसका रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जिसमें ये पता लगे हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, हाइट इज इक्वल टू हाउ मच। कैसे निकालेंगे, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा, जी एम ई इंटू टी स्क्वायर। ओके, ये जी और एम ई वाला फॉर्मूला छोड़ के आप दूसरा फॉर्मूला लगा लीजिए स्मॉल जी का। अगर स्मॉल जी का लगाएंगे तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस जी आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 पाई स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर प्लस एच होल क्यूब, होल क्यूब। अगर हम इसकी पावर 1/3 कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस एच। उसमें से आर को इधर ट्रांसफर कर दो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आर। इधर क्या बचा, ये हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हाइट का फॉर्मूला है। इसमें हमने टाइम की वैल्यू रख दी 24 आवर्स। 24 आवर्स मीन्स 24 इंटू 60 इंटू 60, इसका स्क्वायर इंटू 9.8 इंटू 6, ये कितना होता है, अर्थ का रेडियस बोलिए 6400,000, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। ये जितनी वैल्यू आएगी इसकी पावर क्या करेंगे, 1/3, और उसमें से आर को माइनस कर दीजिए। ये सब करने के बाद, ये पूरा ऑपरेशन करने के बाद हमने h की वैल्यू निकाली। वो h की वैल्यू में टाइम कितना लिया है, 24। ये जो h की वैल्यू आएगी, दिस h इज अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। तो हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कितना आया, 36,000 किलोमीटर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ से कितनी हाइट होती है, 36,000 किलोमीटर। ओके, इसको नोट करिए। इस ऑर्बिट को कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर ज्यादा एग्जैक्ट आप निकालेंगे तो दिस विल कम टू 35,800। 3 डिजिट का 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, 358 आएगा। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। इतनी हाइट पर इसकी वैल्यू आएगी और टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर्स। अब इसके एप्लीकेशन क्या होंगे। ओके, वेटलेसनेस is a particular condition what we experience। हमारा ब्रेन एक एक्सपीरियंस करता है कि हमको किसी भी तरफ से कोई भी सरफेस कांटेक्ट में आके नहीं दबा रही। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम अर्थ पर खड़े हैं, बैठे हैं या लेटे हैं, हम अर्थ को दबाते हैं और अर्थ हमको दबाती है। अर्थ का ये जो रिएक्शन हमारी बॉडी पे होता है
इसकी हमको बचपन से आदत है, इसलिए हमको बिल्कुल विचित्र नहीं लगता। और कोई दूसरा दोस्त आके साइड से हमको धक्का देता है तो हम उसको बोलते हैं धक्का क्यों दे रहे हैं। 24 घंटे अर्थ हमको धक्का देती है और हम अर्थ को धक्का देते हैं। वो जो एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में है उस एक्सपीरियंस को कहते हैं वेट, दैट इज अवर वेट। वो वेट कितना होता है तो हमने उसकी कैलकुलेशन की हुई है कि यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो हम अर्थ को दबाते हैं, अर्थ को हम दबाते हैं कितने फोर्स से, mg। अर्थ न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन से हमको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, रिएक्शन। तो अर्थ ने हमारे पे कौन सा फोर्स लगाया, रिएक्शन। ये रिएक्शन जब हमारे पैर पे, हमारी पीठ पे, हमारी बॉडी पे ऐसा लगता है तो हमारे दिमाग में एक सेंसेशन होता है, वो जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को हम कहते हैं वेट। ये हमारा वेट है। कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो रिजल्टेंट मोशन हियर, देन आर इज इक्वल टू mg। इसलिए हमने क्या बनाया, दैट वेट इज इक्वल टू आर एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आर इज इक्वल टू mg। लेकिन जब हम लिफ्ट से ऊपर या नीचे जाते हैं तो आर की वैल्यू बदलती है, mg प्लस a हो जाता है, mg माइनस a हो जाता है, तो हमारा वेट, वो एक्सपीरियंस जो है वो बदलता है। ओके, तो वहां पर भी हमने इस चीज को पढ़ा है। अब अगर हम एक एरोप्लेन से बगी जंपिंग करते हुए नीचे कूदते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग से कूदेंगे या कुएं में कूदेंगे, उस समय हमारे कांटेक्ट में कोई सरफेस नहीं है, हमारे पैर को कोई अर्थ नहीं दबा रही है, किसी तरफ से कोई भी सरफेस हमारे कांटेक्ट में नहीं है और हमको नहीं दबा रही है, तो क्या हम वेट एक्सपीरियंस करेंगे, नहीं करेंगे। उस समय हमको एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। क्यों फीलिंग होती है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से जो एक फीलिंग हम कर रहे थे वेट की, उस समय वो फीलिंग नहीं है, तो हमको लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई चीज मिसिंग है। वो जो फीलिंग होती है दैट इज वेटलेसनेस, ठीक है, वो एक्सपीरियंस वेटलेसनेस होता है। तो नोट करिए, वेटलेसनेस इज एन एक्सपीरियंस when no surface in contact with the body apply any force on it. No surface in contact with body apply any force on it. ओके, इसके बाद लिखिए, this condition is achieved in many situations. This condition is achieved in many situations. किस किस सिचुएशन पर हम ये कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं? तो नंबर 1, in the interstellar space. इंटरस्टेलर स्पेस, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम जानते हैं। हम यहाँ से मून की तरफ गए, अगर हम मून पर खड़े हैं तो मून की सरफेस हमारे कांटेक्ट पर है और वो हमारी बॉडी को दबाती है। वहां पर मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। जब हम अर्थ पर हैं तो अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती है, अर्थ का काम करता है। अब हम अर्थ से मून की तरफ जा रहे हैं, बीच में एक ऐसी जगह आएगी जहां दोनों तरफ का फोर्स कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमको कौन खींचेगा, अर्थ या मून, या कोई नहीं खींचेगा, वो है इंटरस्टेलर स्पेस। उस जगह पर जाकर हम कैसा फील करेंगे, वेटलेस, हमको किसी तरफ कोई नहीं खींच रहा। तो इन इंटरस्टेलर प्लेस वेयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, वेयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो।
और ये सिचुएशन तब भी आती है जब एक आदमी मून की तरफ जाता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होगा, मून का स्टार्ट होगा, उस जगह पर हमको क्या लगेगी? वेटलेसनेस। ठीक है? अच्छा, सेकंड, फॉर ए फ्रीली बॉडी या व्हेन a body is falling freely, when a body is falling freely, without any resistance, हमको मालूम है जब कोई बॉडी नीचे आती है तो उस पर रिएक्शन कितना होता है? वेट इज इक्वल टू रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस a। पर अगर वो फ्री फॉल कर रही है तो ये a किसके बराबर होगा? आदमी नीचे गिर रहा है g एक्सेलरेशन से, तो ये a g के बराबर होगा और ये क्या हो जाएगा? 0। ये वाला जो एक्सपीरियंस होगा दैट इज वेटलेसनेस। ओके, उसके बाद थर्ड, थर्ड देखिए, when a person is inside a satellite, when a person is inside a satellite, inside a satellite, तब उसको वेटलेसनेस लगती है। क्यों लगती है आप सोच सकते हैं वेटलेसनेस? सैटेलाइट में हमको मालूम है सैटेलाइट को मोड़ने का काम कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल है। अगर वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल है तो आदमी को वेटलेसनेस कैसे हो सकती है? ये सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है, इस सैटेलाइट के अंदर एक आदमी है, इस आदमी को इस अर्थ की ग्रेविटी किधर खींचती है? नीचे की तरफ, ठीक है? और एक गोल घूमने में एक फोर्स होता है जो बाहर की तरफ फेंकता है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको किधर फेंकता है? ये दोनों इक्वल होते, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। दैट इज व्हाई द पर्सन फील्स वेटलेसनेस। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल और ये वाला ग्रेविटी। So centrifugal force and gravity, they are equal to each other, therefore there is no net force. Net force is equal to 0. इसका क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है। A satellite moves under the force of gravity, then why one person in the satellite feels weightlessness? तो आंसर क्या होगा? His force towards Earth is cancelled by centrifugal force and the net force is 0. ठीक है? ओके, इसको हम लोग अलग अलग तरह से आंसर देते हैं क्योंकि इसके सामने स्टूडेंट्स डाउट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फिक्टिशियस फोर्स, इट इज ए सूडो फोर्स, हाउ इट कैन कैंसल ए रियल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें हमारा आंसर होता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ए रियल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, दैट फोर्स इज स्पेंट, खर्च हो जाता है इन मेकिंग इट ए सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर टर्निंग ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट को टर्न करने में उसको एक फोर्स लगाना पड़ता है, वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन का फोर्स। तो ग्रेविटेशन का फोर्स उसका खर्च हो गया, इसमें कंज्यूम हो गया, मोड़ने में। अब आदमी को नीचे खींचने के लिए फोर्स नहीं बचा, इसलिए वो आदमी कैसा हो गया? वेटलेस। और हमने सेंट्रीफ्यूगल का नाम नहीं लिया। कर सकते हैं? ओके, नोट करिए। The force by Earth, the gravitational force by Earth is used up as
centripetal force as centripetal force for turning the satellite, for turning the satellite. Therefore there is no force. Therefore there is no force to pull the person towards Earth. Therefore there is no force to pull the person towards Earth. Therefore he feels weightless. Therefore he feels weightless. देखिए फिजिक्स के बारे में एक चीज है, हम कारण बताएंगे, उसके अनुसार नेचर चलेगा, या नेचर में जो हो रहा है उसका हम कारण बताएंगे। दोनों में से कौन सी चीज सच है? हाँ, नेचर में जो हो रहा है हम उसका कारण ढूंढते हैं और लिख लेते हैं, वो फिजिक्स का लॉ बन जाता है। हमने ये देखा कि सैटेलाइट में जो आदमी जा रहा है उसको वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है, तो हम उसके कारण ढूंढते, फिर हम उसके कारण बताते हैं। हम ये नहीं बोल सकते सैटेलाइट को कि भैया तुमने अर्थ का वेट यूज, अर्थ का फोर्स यूज कर लिया है, इसलिए अब उस आदमी को कोई नीचे नहीं खींचेगा। नॉट लाइक दैट। हमको कैसे पता? हमको तो तब पता लगा जब आदमी गया और उसने क्या देखा? वेटलेसनेस। सो वी फाउंड ए रीजन फॉर इट। ठीक है, ओके। सो दिस इज वेटलेसनेस। इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि हम अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, अर्थ ऐसे घूम रही है। अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो हमारे पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, और अर्थ किधर फोर्स लगाती है? अंदर की तरफ। तो हम वेटलेस क्यों नहीं हो जाते? तो आंसर है हम होते हैं, और ये आपने पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा है। इसी चैप्टर में शुरू में हमने पढ़ा था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी गेट्स डिक्रीज। और ये डिक्रीज कहाँ ज्यादा होता है? इक्वेटर पे। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है। तो जब हम खड़े होते हैं इक्वेटर पे तो हमारा वेट कम होता है। क्यों? जी की वैल्यू कम होती है और वेट इज इक्वल टू mg। जब हम हमारी बॉडी, उसी बॉडी को लेके हम पोल पे चले जाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां जी की वैल्यू बढ़ गई। तो बताइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमारा वेट कम हुआ कि नहीं हुआ ना? इक्वेटर पे अगर अर्थ की स्पीड को हम और ज्यादा कर दें तो हमारा वेट और कम हो जाएगा, और एक ऐसी स्पीड आएगी कि वेट कितना हो जाएगा? 0। और ये कंडीशन आपने ड्रॉ की है और उसमें एक न्यूमेरिकल भी बनाया है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी होने से थिंग्स विल बिकम वेटलेस। तो होगा, दिस इज ट्रू। ओके।